आ गए हैं। जी हाँ, डेली साइंस का क्यूज लेके आ गए हैं। जो साइंस स्पीडी के नाम से जो बुक है उसका पूरा निचोड़ हम आप लोगों को देने वाले हैं। हम जैसे कि हम सवाल करेंगे, आपको जवाब देना होगा और पर डे आप रूटीन बना लीजिए कि आपको याद करके 6 बजे सुबह में आपको पर डे इस चैनल पर आ जाना है। हम आपसे सवाल पूछेंगे और आप जवाब ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। बट इसमें देख कर नहीं, आप खुद से जवाब दीजिएगा, याद कीजिएगा जैसे कि क्यूज होता है उस टाइप से, क्योंकि आपको ऐसा अगर कीजिएगा तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। और एग्ज़ाम चाहे वो आप एसएससी के दे रहे हो, चाहे रेलवे के दे रहे हो, चाहे अदर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। सच बता रहे हैं दोस्तों। जैसे कोई सर पूछते हैं ना आप लोगों से कोई क्वेश्चन, तो आप जवाब देते हैं, उसी तरह से हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप जवाब दीजिएगा और साथ में बहुत आपको रिवीजन हो जाएगा, 1 नंबर के आपका तैयारी हो जाएगा। इसके बाद स्पीडी साइंस और स्पीडी आर्ट्स दोनों हम सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग पर डे आपको दोनों का वीडियो इसी चैनल पर मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 6 बजे स्पीडी का रोज़ हम आपको लेकर, स्पीडी साइंस का रोज़ हम 6 बजे लेकर आप सबके बीच में आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन और आपको से हम सवाल करेंगे, आप उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। और आर्ट्स का सोच रहे होंगे कि आर्ट्स का कब मिलेगा, तो आर्ट्स का भी जस्ट इसके बाद आपको आर्ट्स का भी मिल जाएगा। तो दोनों के लिए आप लोग रेडी रहेगा। और पढ़ते ऐसे ही 3-4 महीने आप लोग अगर कर लीजिएगा ना, तो आपको आर्ट्स सब्जेक्ट या साइंस सब्जेक्ट से एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल अच्छा से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और याद कीजिएगा आप लोग, जैसे कि क्यूज में जाते हैं ना आप लोग, उस तरह से, ताकि आप लोगों को रिवीजन बहुत तगड़ा हो जाएगा, झकास हो जाएगा, ताकि आप एग्ज़ाम दे सको, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं, हम स्पीडी साइंस का आज फर्स्ट पेज 1 बाय 1 पेज करके ऐसे हम लोग रोज़ पर डे रूटीन बना लेंगे। जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं पर डे रूटीन बना लीजिएगा। और अब ऐसे ही करके ऐसे सोचते होंगे कि याद कर लेंगे ना, स्पीडी का बुक है याद कर लेंगे, लेकिन वैसा नहीं होता है दोस्तों। एक तरीका होता है पढ़ने का, आपको पूरा मतलब जुनून होना चाहिए कि हाँ याद करना है। चलिए, तो हम ज़्यादा बक नहीं करेंगे, चलिए हम सीधे चलते हैं फर्स्ट पेज में। साइंस स्पीडी का फर्स्ट पेज में क्या क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो कौन कौन जंतु आते हैं? जोंक और केचुआ आते हैं। कौन कौन आते हैं जंतु? जोंक और केचुआ। चलिए हो गया, आप उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। आप जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में फर्स्ट का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में कौन कौन जंतु आते हैं? तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। ये चारों का नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये चारों आते हैं, मक्खी आते हैं, तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मोलास्का ग्रुप के अंदर मुख्यतः कौन कौन जंतु या कीट आते हैं? जंतु मतलब कोई सा जानवर, और कीट माने कि कीट पतंग जो होते हैं ना, ठीक है, वो आते हैं। तो मोलास्का ग्रुप के अंदर कौन कौन जंतु आते हैं? घोंघा और सीपी आते हैं, ठीक है। घोंघा और सीपी आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो कौन कौन जंतु आते हैं? तारा मछली और एक है ब्रिटल स्टार, ठीक है, ब्रिटल स्टार, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली, ब्रिटल स्टार, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मनुष्य का पाचन जो होता है सबसे पहले मुख से होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुख से ही हम लोग जब भोजन करते हैं तो चबाते हैं भोजन को, इसीलिए हमारा मुख जो होता है ये सबसे पहले भोजन को पचाने का या उसको तोड़ने का काम करता है। तो भोजन बड़ा होता है, बड़ा पार्टिकल में होता है, तो छोटा छोटा करने का काम यहीं से शुरू हो जाता है, हम लोग के मुंह से ही शुरू हो जाता है। और पेट में जब आ जाता है तो छोटी आंत, बड़ी आंत और जो और सारे ऑर्गन्स मिलकर
डाइजेशन करते हैं भोजन को, तो हमारा भोजन जो होता है सबसे पहले तो बड़ा से छोटा हो जाता है, यहीं छोटा हो जाता है, उससे छोटी आत्मा होता है, फिर बड़े आत्मा हो जाता है। तो ऐसे करके तो मुख का जो होता है हम लोगों को सबसे पहले भोजन जब खाते हैं तो यहीं पे भोजन को पचना शुरू हो जाता है। पचना के मतलब कि उसको तोड़ना छोटा छोटा हो जाता है। जैसे जैसे हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स में जाते हैं भोजन पूरी तरह से वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब पच जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त, शिरा जानते हैं, शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो शिराएं द्वारा हमेशा अशुद्ध रक्त प्राप्त है। जैसे ही देखिएगा कि शिराएं है लिखल है तो वहाँ पे अशुद्ध रक्त प्राप्त होते हैं। धमनी द्वारा, अगला क्वेश्चन है कि धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो शुद्ध रक्त होता है। शिराएं द्वारा होता है दोस्तों अशुद्ध रक्त प्रवाह, और धमनी द्वारा कौन सा होता है रक्त प्रवाह, धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्राप्त होता है। ठीक है, शिराएं द्वारा शुद्ध रक्त और धमनी द्वारा शुद्ध रक्त। ठीक है, अब है कि कौन सा विटामिन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन जानते ही होंगे कि बहुत सारे विटामिन हैं। तो जल में कौन कौन से घुल जाते हैं विटामिन, तो जल में घुलने वाले विटामिन का नाम है बी और सी। कौन है, बी और सी। आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से आप लोग भी हमारे साथ आप भी तैयारी कीजिए। ठीक है, अब है कि सोडियम का क्या कार्य क्या है। सोडियम का क्या कार्य क्या है, तो सोडियम का कार्य है कि यह रक्त दाब को, यानी कि ब्लड प्रेशर जानते हैं ना कि हाई हो जाता है, कोई कुछ बोलता है आप नहीं किए हैं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ठीक है, उसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, सोडियम का कार्य है। सोडियम का कार्य क्या है, सोडियम माने नमक जो हम खाते हैं उसका कार्य क्या है, जो शरीर में जाता है तो क्या करता है, ज़्यादा देखते हैं कि डॉक्टर द्वारा बोला जाता है कि ज़्यादा नमक मत खाओ, उससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर हाई रहता है। ठीक है, ज़्यादा खाइएगा तो ज़्यादा नमक खाते हैं ना अगर, तो आपसे कंट्रोल कर लीजिएगा, उससे ब्लड प्रेशर जो होता है ना वो हाई रहता है। आपसे नमक खाने से भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। देखिए किसी का लो होता है ना तो डॉक्टर बोलता है उसको कि नमक ज़्यादा खाइए ताकि उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाए। ठीक है, तो वही कह रहा है। तो देखिए सोडियम का कार्य जो होता है, नमक का कार्य क्या होता है, नमक का कार्य, सोडियम का कार्य यह है कि यह रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है। ज़्यादा सोडियम अगर खाइएगा, सोडियम ज़्यादा अगर लेते हैं तो ये क्या करता है, रक्त दाब को नियंत्रित करते रहता है। जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको नियंत्रित, मतलब कि जितना हमको मेरा शरीर डिमांड करता है उतना ही। ठीक है, तथा जल का संतुलन बनाए रखता है, और हमारे शरीर में जो 70% जल है उसका मेंटेनेंस बनाए रखता है। सोडियम का कार्य यही है कि रक्त दाब माने ब्लड, अब दाब माने प्रेशर, दाब का कुछ रक्त दाब का प्रेशर जो होता है वो बनाए रखता है। ठीक है, नियंत्रित करके रखता है, न ज़्यादा बढ़ने देता है न ज़्यादा घटने देता है। सोडियम का कार्य यही है। ठीक है, और क्या है, जल का संतुलन बनाए रखता है। जल का भी संतुलन, जो जल का जितना हमारे शरीर में 70% जल से मिलकर 80% जल से ही मिलकर का तो बना है शरीर, तो उसका भी मेंटेनेंस बनाए रखता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सोडियम का समझ में आ गया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेशियम का कार्य क्या है। पोटेशियम का कार्य, जैसे सोडियम है पोटेशियम है, सोडियम को भी हम लोग क्या करते हैं, चाकू से काटते हैं, पोटेशियम को भी क्या करते हैं, चाकू से काटा जा सकता है ना। तो वही सोडियम और पोटेशियम का कार्य क्या है, तो यह जो है हृदय की धड़कन, हृदय धड़कता है, दिल धड़कता है, कितना धड़कता है, धक 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 ऐसे कहता है। तो सोडियम का कार्य है कि हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। सोडियम का कार्य है कि हृदय की धड़कन कितना बार धड़कता है या नहीं धड़क रहा है, और ये नाड़ी संस्थान, देखिए डॉक्टर नाड़ी से पकड़ के बता देगा कि आपको कितना डिग्री बुखार है, कितना बार आपको धड़क रहा है 1 मिनट में। उससे क्या होता है, पोटेशियम का कार्य क्या है कि हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करना। ठीक है, संचालित करता है। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशिया में प्रक्रिया करके क्या बनाता है? ग्लूकोज जो होता है, ठीक है, C6H12O6, ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये क्या करता है ग्लूकोज? तो ग्लूकोज अगर मांसपेशिया जो है हमारे शरीर में, मांसपेशिया जो होते हैं उसमें अभिक्रिया करता है। हमारे शरीर में जो भोजन लेते हैं उससे ग्लूकोज निकलता है। ग्लूकोज हम लोग, हमारा बॉडी एथी करता है, एब्जॉर्ब करता है। और वो जो ग्लूकोज जो है वो मांसपेशिया में जब जाता है, मांसपेशिया में प्रक्रिया जब करता है तो क्या बनाता है? मांसपेशिया में प्रक्रिया करता है तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्या है बनाता है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में अच्छा से आ रहा होगा और धीरे धीरे और सुधार करेंगे। जो हमको अगर गलत लगेगा, आप लोगों को अगर लगेगा कि हाँ यहाँ पे सर थोड़ा सा और सुधार करने की ज़रूरत है तो बोलिएगा आप लोग कमेंट में ज़रूर। अगला बार से आपको अच्छा से मिलेगा, क्योंकि नया सेशन है तो हम भी थोड़ा सा नया ही है ना दोस्तों। तो ठीक है, आप लोग ज़रूर सजेशन दीजिएगा कि कहाँ पे मुझे सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रक्रिया करके क्या बनाता है? ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन ही नहीं है वहाँ, ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन के, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया जानते ही होंगे, या यीस्ट से प्रक्रिया करके क्या बनाता है? क्या बनाता है दोस्तों? इथाइल अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रक्रिया करके क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रक्रिया होती है तो क्या बनाता है? अब देखिए, पहले से पूरा कि बिना ऑक्सीजन के पहले से पूछ रहा था, अब पूछ रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज प्रक्रिया करता है, यानी कि रिएक्शन करता है ग्लूकोज, तो क्या बनाता है? तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और H2O का निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब, ठीक है, ग्लूकोज जब रिएक्शन होता है ग्लूकोज का, तो क्या बनाता है? CO2 और H2, यानी कि कुछ बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और जल का निर्माण करता है। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन है कि एनलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? एनलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है? तो क्या होता है दोस्तों? एनलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? नेफ्रिडिया द्वारा होता है। क्या होता है? नेफ्रिडा द्वारा होता है, नेफ्रिडिया। ठीक है, एनलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? नेफ्रिडिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मूत्र का pH मान कितना होता है? मूत्र का pH मान कितना होता है? 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है मूत्र का pH मान। ठीक है, क्या होता है? 6 होता है। अब है कि बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी, बहिस्रावी यानी बाह्यस्रावी या अंतःस्रावी किस प्रकार, दोनों प्रकार की ग्रंथि किस में होता है? बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होता है? दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होता है? तो दोस्तों ये होता है अग्नाशय में। क्या होता है? बाह्यस्रावी तंत्र अंतःस्रावी ग्रंथि किस प्रकार में होता है? अग्नाशय में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मास्टर ग्रंथि के नाम से। ठीक है, क्या जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से। अब है अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। जैसे कि स्प्रिंग है कोई, उसको हम लोग खींच दिए, ठीक है, और जब उसको हम लोग छोड़ते हैं तो फिर सामान्य आपस अपना जो लंबाई उसका खींचेंगे तो लंबाई बढ़ जाएगा,
फिर से अपना अगर छोड़ देंगे तो फिर से वो अपना लंबाई में आ जाएगा। फिर से जैसे ही खींचेंगे टानेंगे तो बढ़ जाएगा, जैसे छोड़ेंगे तो अपना लंबाई में एक आएगा ना अपना शेप में। तो उसमें जो बल रखता है अपना, जो खींच के फिर से वापस अपना ही आकार में आता है, तो उसमें लगने वाला बल को क्या कहते हैं? उसमें लगने वाला बल को कहते हैं प्रत्यानयन बल। क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल। ठीक है, चलिए आशा है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक पौधा है, हरा भरा पौधा, उसको सबसे अच्छा उर्वरक क्या डालेंगे उसमें कि और पौधा के लिए ज़्यादा सेहतमंद हो जाएगा? तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या है? कंपोस्ट है। क्या है? कंपोस्ट है। ठीक है, कंपोस्ट डालिएगा ना तो पौधा बहुत हरा भरा और कोमल सा उसके पत्ते रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम, पेट्रोल वगैरह निकलता है ना दोस्तों, किस प्रकार के चट्टान से निकलता है? तो अवसादी चट्टानों में। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों से निकाला जाता है? अवसादी चट्टानों में। ठीक है, गुब्बारों को, अगला क्वेश्चन है कि गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस, जैसे हम लोग गुब्बारा, बैलून, बैलून समझते हैं ना, बैलून में कौन सा, ऐसे तो ऑक्सीजन हम लोग भरते हैं जब, क्योंकि हम लोगों के पास हीलियम होता नहीं है। अगर हीलियम भर दीजिएगा, ठीक है, तो क्या है वो गुब्बारा जो है वो उसको जैसे ही छोड़िएगा तो ऊपर की ओर चल जाएगा, क्योंकि हीलियम जो गैस होता है ऑक्सीजन से हल्का होता है। ऑक्सीजन हम लोग भरते हैं तो नहीं उड़ता है, हीलियम जो गैस है तो हल्का होता है, इसीलिए गुब्बारा आकाश में उड़ जाता है। इसीलिए गुब्बारा में हमेशा क्या भरा जाता है? उड़ाने के लिए, गुब्बारों को जब उड़ाना है आपको तो उसमें हीलियम गैस भरिए। ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी भरिएगा तो उड़ जाएगा वो, लेकिन वो थोड़ा सा विस्फोटक होता है, इसलिए उसको नहीं भरा जाता है। हीलियम गैस भरिएगा तो हीलियम गैस हवा से भी हल्का होता है, इसीलिए वो उड़ जाता है ऊपर। और जानते हैं कि जो चीज़ हल्का होता है वो ऊपर की ओर उड़ता है। ठीक है, अब है डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीडीटी का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। क्या किया जाता है? डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में किया जाता है। ठीक है, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? सभी अम्ल में, ठीक है, सभी अम्ल में, एसिडिक में, सभी अम्ल में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। ठीक है, H2। सभी अम्ल में क्या पाया जाता है दोस्तों? हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होता है? आग लगने तथा फैलने की संभावना किस वस्त्र में होती है? तो सूती वस्त्र में होता है। ठीक है, सूती वस्त्र को देखिएगा, उसमें थोड़ा जब जलाइएगा उसको तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जलेगा या बहुत लेट से जलता है, लेकिन यहीं पे आप अगर कोई कपड़ा है वैसा है जो लैलून टाइप के है उसमें धराइएगा तो फट से धर लेगा, आपको हाथ भी जल जाएगा। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन है लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? लोहा मतलब कि आयरन। आयरन हमको जब शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, देखते हैं लेडीज लोग को ज़्यादा होता है आयरन की कमी, तो हरी सब्जियां खाना चाहिए ताकि आयरन की कमी, ये लोहा मतलब वही आयरन की। ठीक है, आयरन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। ठीक है, हरी सब्जी खाइए, आयरन आपका शरीर में बने रहेगा। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल। क्या से? इथाइल अल्कोहल से। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि तत्कालिक ऊर्जा, ठीक है, यानी शक्ति, पावर के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो एकदम ये तो यह सब बच्चा को याद होगा, एकदम जो तैयारी करने वाले लोग हैं, इसको ये क्वेश्चन तो मैंने समझिए कि हलवा है उनके लिए। तो धावकों को, ठीक है,
तत्कालिक जो धावक हैं, प्लेयर्स लोग हैं, ठीक है, खिलाड़ी लोग हैं, उनको तुरंत ऊर्जा के लिए देखते हैं, अगर क्रिकेट आप लोग देखते होंगे तो पानी ग्लूकोज लेके जाता है, बार बार हर ओवर के बाद ग्लूकोज पिलाया जाता है, ठीक है। क्या पिलाया जाता है? ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि उसको से एकदम समझिए कि क्विक एनर्जी मिल जाता है, तुरंत उसको से एनर्जी मिल जाता है। आप लोग भी अगर पीते हैं, कहीं से थक हार के आते होंगे, कहीं से खेलने कूदने, या दोपहर के मौसम आएगा तो उसमें देखते हैं आप लोग आते हैं कहीं से, तो एकदम जैसे ही ग्लूकोज पीते हैं एक गिलास तो मियाज टना टना हो जाता है। उसी प्रकार ग्लूकोज, ये क्यों? क्योंकि उससे क्विक एनर्जी मिलता है, तत्कालीन ऊर्जा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो मानव जाति के लिए ओजोन परत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि परावैंगनिक किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है, ठीक है। देखिए, मानव जाति के लिए ओजोन परत जो होता है ना, जो सूर्य से निकलने वाले, सन से जो निकलता है परावैंगनिक किरणें, अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है, वो जो निकलता है तो हमारे शरीर के लिए वो नुकसानदायक है, ठीक है। इसीलिए जो ओजोन परत है ना, वो उससे हम लोग क्या है, उससे वो क्या है, वो जो आता है परावैंगनिक किरणें, अल्ट्रावायलेट रे, वो जो होता है वो सूर्य से निकलता है जब, तो ओजोन परत से टकरा के ऊपर ही रह जाता है, ठीक है। उसमें भी एक होल हो गया है जिससे कि कुछ रोशनी आ जाता है, इसलिए हमारे स्किन डिजीज ये सब बीमारी होने लगता है, ठीक है। तो क्या है, क्या हम लोग के लिए क्या है रक्षा आवरण? मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों? क्योंकि वो परावैंगनिक किरणों को रोकता है, ठीक है, इसीलिए हम लोगों के लिए रक्षा आवरण बनाती है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि अंतर्ज्वर यानी टाइफाइड, बहुत सारे ये बीमारी जानते ही होंगे। अंतर्ज्वर टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? अगर आपको टाइफाइड हो गया तो आप किस विटामिन का सेवन कीजिएगा, कैसा दवा लीजिएगा? तो क्लोरोमास्टिन का एक दवा आता है, उसको आप खाइए, ठीक है, या इलाज करवाइए। तो अगर अंतर्ज्वर हो गया है, आपको टाइफाइड हो गया, टाइफाइड गंदा पानी पीने होने से हो जाता है, गंदा खाना खाने से, तो अगर आपको टाइफाइड हो गया है तो आप क्या कीजिएगा? क्लोरोमास्टिन का दवा खा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लौ, गैस जो देखते हैं उसके, ठीक है, गैस आप लोग जानते ही होंगे। अगर गैस आपके घर में होगा तो गैस की लौ जो होता है, जो उसका नहीं कहते हैं लफार मारता है ना लो, गैस की लो की सबसे गर्म हिस्से, गैस जब जलाते हैं तो ऊपर जो बर्नर रहता है वो धिक जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है, उस हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र, यानी कि नॉन लुमिनियस जोन, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? गैस की लो को, उसको कहते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है दोस्तों? तो सोने का शुद्ध रूप होता है 24 कैरेट का। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। सीने बार किसका अयस्क है? सीने बार किसका अयस्क है? पारा का है। क्या है? किसका है? पारा का है, ठीक है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शरीर का ताप का नियंत्रण, शरीर में कितना तापमान है उसको नियंत्रण करने के लिए कौन सा ग्रंथि, यानी कि कौन शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के रूप में, हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है शरीर का ताप का नियंत्रण, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन कि लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? तो ये तो सबको पता होगा कि लाल अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का होता है, यानी कि रेड ब्लड, ठीक है। लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है दोस्तों? तो लाल रक्त कणिकाओं का होता है, ठीक है। अब है कि केसरूक दंड में कितनी हड्डियां होती है? केसरूक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? 33 होती हैं। कितनी होती हैं? 33 होती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बेसिलस
कलमेट ग्यूरिन है। क्या है? बेसिलस कलमेट ग्यूरिन है। क्या है दोस्तों? बेसिलस कलमेट ग्यूरिन। एथलेटिक फुट नामक रोग किससे होती है? एथलेटिक फुट नामक रोग किससे होती है? कवक द्वारा होती है। किससे होती है? कवक द्वारा। दमा नामक रोग किससे होता है? दमा होता है अस्थमा। अस्थमा जो होता है, अस्थमा नामक रोग किससे होता है? दमा, कवक द्वारा होता है। ठीक है, एथलेटिक फुट नामक रोग भी कवक द्वारा होता है और दमा भी क्या होता है? कवक द्वारा होता है। ठीक है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? अगला क्वेश्चन है कि फाइलेरिया नामक रोग किस कारण होता है? तो कृमि यानी कि वर्म द्वारा होता है। वर्म। ठीक है, कृमि द्वारा होता है। ठीक है। जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है, जब एक कोई वस्तु है उसका वेग दोगुना कर दिया जाता है तो उसकी गति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गतिज ऊर्जा उसकी चौगुनी बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होता है? चौगुनी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सूत्रकणिकाओं को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है क्या? सूत्रकणिका। सूत्रकणिकाओं को अन्य नाम से क्या जाना जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। क्या से? माइट्रोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। सूत्रकणिकाओं को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वह वृक्ष पादपों के किस वर्ण में आते हैं? बट वृक्ष पादपों के किस वर्ण में आता है? तो बट वृक्ष पादपों के आवृत्ति बीज में आता है। ठीक है, बट वृक्ष पादपों के आवृत्ति बीज में आता है, एंगियोस्पर्म्स। ठीक है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका अर्थ है कि ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? पेंसिलिन कवक से बनाया जाता है। क्या से बनाया जाता है दोस्तों? कवक से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीव, ठीक है, सहचर समझा जाता है, वह दो जीव कौन कौन से हैं? लाइकेन के दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो पहला है शैवाल एवं कवक। ठीक है, वो दोनों जीवधारी कौन कौन से हैं? शैवाल एवं कवक। आमतौर पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एंगार किससे प्राप्त होता है? आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एंगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल के द्वारा प्राप्त होता है। क्या से होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्प की कली से होता है। किससे होता है? पुष्प की कली से होता है लौंग। लौंग को देखते हैं ना कि पुष्प कली न रहता है जी, फूल के कली रहता है, सूख जाता है। तो लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्प के कली से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में, जब आप अनशन पर बैठते हैं, देखिए नेता लोग अनशन पर बैठ जाता है, या उपवास करते हैं जब आप त्यौहार आता है, ठीक है, दशहरा वशहरा, तो 9 दिन आपको त्यौहार करना, उपवास करना पड़ता है, भूखे रहना है, फल फूल खा के रहना है। तो उस दौरान लंबी अवधि के दौरान शरीर को आकर्षणीय पूर्ववर्ती, मतलब जो हमारा शरीर का डिमांड है, इसमें कार्बोहाइड्रेट क्या बोलते हैं इसको, ज़रूरत न है जी प्रोटीन के, तो ये सब मेंटेन करने के लिए क्या शरीर को चाहिए? 5 शर्करा ग्लूकोज। अगर शरीर, जब आप उपवास करते हैं तो जो शरीर में आपको आकर्षणीय पूर्ववर्ती से, जैसे कि जो ज़रूरत है सर हमारे बॉडी को, जब भोजन करते हैं उससे प्राप्त हो जाता है, जैसे कि शर्करा यानी कि ग्लूकोज, मधुजन, ग्लूकोजन, ये सब बनने की विधि का क्या नाम है? विधि का नाम क्या है? तो इसको ग्लूकोजनन कहते हैं। ठीक है, कुछ कहते हैं ग्लूकोजनन। ठीक है। अब है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल। क्या है? न्यूक्लिक
अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कटक में है। कटक कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, भारत के केंद्रीय धान अनुसंधान सेंट्रल धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कटक में है। तो दोस्तों ये आज का सेशन था और स्पीडी साइंस का फर्स्ट पेज है। तो आप लोग को अगर कैसा लगा सेशन, ये रोज़ डेली क्यूज इस चैनल पर आपको ऐसे ही मिलेगा। पेज 1 से लेके जितना पेज है सारा पेज ये 1 बाय 1 करके डेली हम आप लोगों से पूछेंगे। आप लोग भी आइएगा डेली, आप लोग थोड़ा सा आप रिवीजन भी कर लीजिएगा। जैसे कि क्यूज में करके जाते हैं उस टाइप से आप लोग याद करके जरूर आइएगा। जैसे ही हम क्वेश्चन बोलें तो आप क्वेश्चन को बोलिएगा खुद से। आप क्वेश्चन को बोलिएगा नहीं, क्वेश्चन को आंसर जरूर उसका आंसर बोलिएगा और नहीं तो कॉपी पे लिखिएगा आंसर डायरेक्ट। तो उससे है क्या कि आपको बहुत फ़ायदामंद होगा। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप बहुत ही अच्छा से आपका तैयारी हो जाएगा। और जब तक दोस्तों ये सब स्पीडी साइंस स्पीडी आर्ट्स ये दोनों जब तक रटिएगा नहीं तब तक आप एग्ज़ाम में बैठने के लायक भी नहीं रहिएगा। क्योंकि ये सब यहीं से क्वेश्चन पूछता है और इसको याद रखिएगा। तो अब बहुत सारा मटेरियल हम आपको बताने वाले हैं जिससे जो एग्ज़ाम में आता है। तो स्पीडी साइंस और स्पीडी आर्ट्स दोनों आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। पेज 1 बाय 1 करके ऐसे हम क्यूज की तरह हम आपको सेशन देने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यही है, समाप्त हो गया। आप लोग 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ठीक है। जब तक आपको याद नहीं हो जाएगा पूरा कंठस्थ, आप लोग मेहनत कीजिए। याद जब तक नहीं कीजिएगा तब तक सिलेक्शन होने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।